ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जो पात्रों में जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है वो किस किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टू मेथड्स के बारे में। फर्स्ट मेथड था आपके पैसिव एब्जॉर्प्शन और सेकंड था आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो फर्स्ट मेथड है पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर कोई भी एक्टिवली पार्ट जो है, प्लांट का कोई भी एक्टिव पार्ट जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस प्रोसेस के अंदर किसी भी तरीके से जो है वो एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है आपके पैसिव एब्जॉर्प्शन। और सेकंड है आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखिए इसके अंदर जो है वो प्लांट का एक्टिव पार्ट यानी कि जो रूट्स है, मोस्टली जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू होता है, बाय रूट्स के थ्रू होता है। तो रूट्स जो है वो इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और यहाँ पर जो है वो एटीपी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। जो रूट्स की रेस्पिरेटरी जो सेल्स होती है, जो श्वसनशील कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा जो है वो एटीपी खर्च करके जो है वो जल को अवशोषित किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और टोटल जितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका 2 to 4% जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। यानी कि जो मोस्ट प्रोसेस है वो कौन सा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसके थ्रू 96 to 98% वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू किया जाता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर आपने पढ़ा था, ये जो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसके अंदर आपने पढ़ा था कि दिन के समय जब ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उस समय जो है वो जल का अवशोषण होता है। ट्रांसपायरेशन के थ्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स के जाइलम के अंदर एक वाटर कॉलम यानी कि जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है और उस जल स्तंभ के कारण जो है एक ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर जनरेट होता है और उस ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर के थ्रू जो है वो वाटर को कह सकते हैं कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट विपरीत जो है वो जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है जिसके थ्रू जो है वो वाटर को कह सकते हैं कि असेंड किया जाता है, ऊपर की ओर खींचा जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जो वाटर कॉलम बनता है यानी कि जो लीव्स के जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम बनता है उसके अंदर एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। इस पॉजिटिव फोर्स के थ्रू ही जो है वो वाटर को क्या कर लिया जाता है, इनटेक कर लिया जाता है। ये प्रोसेस मोस्टली रात के समय होता है जब ट्रांसपायरेशन क्या हो, एब्सेंट हो। रात के समय जब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जब स्लो हो जाता है या कम हो जाता है, उस समय जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन किया जाता है और ये टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या होता है 2 to 4% होता है। बिकॉज एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी को खर्च करके यानी कि वाटर को फोर्सफुली क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। जो प्लांट रूट्स होगी वे क्या करती है, फोर्सफुली वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी प्रोवाइड करती है कौन, जो रेस्पिरेटरी सेल्स होती है यानी कि जो श्वसनकारी कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा एटीपी को खर्च करके एक बल, पॉजिटिव फोर्स उत्पन्न किया जाता है, एक धनात्मक बल उत्पन्न किया जाता है जो जल को क्या करता है, अपने अंदर की ओर खींच लेता है और इससे जो है वो पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। बट ये जो प्रोसेस है वो मोस्ट प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसपायरेशन की एब्सेंट के अंदर होने वाला प्रोसेस है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही किया जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर तो हम बात करते हैं केवल पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन की ही बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का जो पाथवे है यानी कि पानी जो है वो किन किन मार्गों से होते हुए, किन किन रास्तों से होते हुए जो है वो जाइलम के अंदर जो है वो क्या करता है, एंटर करता है। यानी कि सॉइल से लेकर के जाइलम तक वाटर जो है वो कौन कौन से पाथवे से जो है वो एंटर करेगा, उन पाथवे को डिस्कस करते हैं हम, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। देखिए मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो 3 टाइप से
तीन तरीकों से जो है वो वाटर जो है वो एंटर करता है। फर्स्ट है आपके एपोप्लास्ट पाथवे यानी कि अपलवक पाथवे मार्ग, अपलवक मार्ग कहलाएगा। और सेकंड कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे या कह सकते हैं कि सिम्प्लवक पाथवे, इसको सिम्प्लास्ट पाथवे भी कह सकते हैं। और तीसरा है रसधानीय मार्ग, रसधानीय मार्ग वैक्यूलर पाथवे। तो मोस्टली इन तीन तरीकों से जो है वो वाटर जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो क्या करता है, एंटर करता है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपोप्लास्ट पाथवे यानी कि अपलवक मार्ग क्या होता है। देखिए जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो कह सकते हैं कि नॉन लिविंग सेल वॉल से नेक्स्ट सेल की सेल वॉल के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करता है, तो इसे कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। देखिए नॉन लिविंग जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंडीशन के अंदर ही होती है, निर्जीव अवस्था में होती है। तो निर्जीव कोशिका भित्ति से अगली कोशिका के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो इससे कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। इस डायग्राम के अंदर देखिए ये जो ऊपर का और नीचे का जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ये क्या है, सेल वॉल। ये सेल वॉल है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर मैंने आपको 3 सेल्स दिखा रखी है। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। क्लियर है, 3 सेल्स दिखा रखी है। और ये जो आप ऊपर और नीचे का जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेल वॉल। इस सेल से वाटर कहां चला गया, नेक्स्ट सेल के अंदर, यानी कि सेल वॉल से सेल वॉल के अंदर ट्रांसफर होगा। कोशिका भित्ति से कोशिका भित्ति में ही जब जल जाता है तो इसे कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे, अपलवक पाथवे कहा जाता है। इस तरह का जो पाथवे है या जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, जो जल का मार्ग है, वो अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड और डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, यानी कि अनियंत्रित और विसरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो जल कोशिका भित्ति से कोशिका भित्ति के अंदर स्थानांतरित होता है। तो ये जो मार्ग है वो क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। सीधा सा जो है वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, सेल वॉल टू सेल वॉल वाटर जो है वो ट्रांसफर होता है तो इसे कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। और जो सेल वॉल होती है वो कौन सी कंडीशन के अंदर होती है, नॉन लिविंग कंडीशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल टू सेल वॉल जब वाटर ट्रांसफर होता है तो इसे कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। और ये जो वाटर पाथवे है ये अनकंट्रोल्ड और डिफ्यूजन पाथवे होगा, यानी कि विसरण के द्वारा जो है वो जल जाएगा। लेकिन बात करें कि जो रूट्स की एंडोडर्मिस जो सेल्स होती है, यानी कि अंतःत्वचा की जो कोशिकाएं होती है, जो रूट्स की अंतःत्वचा की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के ऊपर सुबेरिन की कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है ये कि जो एंडोडर्मिस की जो सेल होती है उन सेल्स के ऊपर कैस्पेरियन पट्टियां प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वहां पर एपोप्लास्ट पाथवे संभव नहीं है। एपोप्लास्ट पाथवे वहां पर नहीं हो सकता है। तो वहां पर किनके अंदर, सिर्फ एंडोडर्मिस सेल के अंदर, अंतःत्वचा की कोशिकाओं के अंदर जो वाटर पाथवे है या जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू होगा, सेल्यूलर मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। और इस तरह के पाथवे को कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। उसे कहेंगे आप ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि पारकला पाथवे। पारकला पाथवे कह सकते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन जो है वो पाथवे इसको कहा जा सकता है। किसके लिए, सिर्फ एंडोडर्मिस की सेल के लिए, जहां पर सुबेरिन से बनी कैस्पेरियन पट्टियां प्रेजेंट होती है। सेकंड बात करते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, या कह सकते हैं कि सिम्प्लवक मार्ग कह सकते हैं इसको। नॉर्मली सिम्प्लास्ट पाथवे से ही इसको जो है वो जाना जाता है।
देखिए सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर जो है वो मेन रोल किसका होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का होता है। क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में कुछ जीव द्रव्य तंतुक पाए जाते हैं। 11th क्लास के चैप्टर के अंदर जो है वो हम बात कर चुके हैं, जो सेल यूनिट थी उसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात कर चुके हैं। आप चाहे तो उसके अंदर देख सकते हैं। देखिए दो सेल्स के बीच में, बिटवीन टू सेल्स, तो कह सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि जो कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। जब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जब ट्रांसफर होता है तो इस पाथवे को बोला जाता है क्या, सिम्प्लास्ट पाथवे, जो कि सीधा किससे होता है, प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर करेगा। देखिए दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही दोनों सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जब इस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जब वाटर सप्लाई होता है तो उसे कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। देखिए ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, इन दोनों सेल के बीच में कुछ इंटरजंक्शंस बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा या इन्हें कह सकते हैं जीव द्रव्यक तंतुक, इन्हें जीव द्रव्य तंतुक कहा जाता है। और जब इनके थ्रू एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जब वाटर एंटर करेगा तो इसे कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये क्या करेंगे, वाटर पाथवे, कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन का पाथवे प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। और थर्ड होगा आपके वैक्यूलर पाथवे। अच्छा, ये जो सिम्प्लास्ट पाथवे है, इस सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। यानी कि जो डेस्माटा है, ये जो जीव द्रव्य तंतुक है, ये क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन लाइक बिहेव करते हैं, एक झिल्ली के समान जो है वो व्यवहार करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर परासरण की क्रिया होती है। और परासरण की क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो कुछ कह सकते हैं कि एनर्जी भी कंज्यूम की जाती है, एटीपी भी जो है वो क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो ये जो पाथवे है वो कह सकते हैं कि एक्टिव पाथवे है। यहाँ पर जो है वो ऊर्जा खर्च करके जो है वो कह सकते हैं कि जल का क्या किया जाता है, नेक्स्ट कोशिका के अंदर जो है वो उसको भेजा जाता है। तो यहाँ पर एटीपी की जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। और थर्ड होगा आपके वैक्यूलर पाथवे, यानी कि रसधानीय पथ। देखिए रसधानीय पथ में क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि देख लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सॉरी ये जो सेल वॉल हो जाएगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। इन दोनों सेल्स के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जब जल प्रवेश करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो इसे कहा जाता है आपके वैक्यूलर पाथवे, यानी कि रसधानीय पथ कहा जाता है। और इसमें भी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही जो है वो वाटर क्या होगा, नेक्स्ट सेल के अंदर जो है वो एंटर करेगा, और इसमें भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीन तरीके से जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो वाटर कह सकते हैं कि इंटेक होता है। नेक्स्ट सेल टू नेक्स्ट सेल जो है वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता जाएगा। और इस तरह से मान लो कि यहाँ पर ये सॉइल वाटर प्रेजेंट है, और इस सॉइल वाटर का जो है वो इस सेल्स के थ्रू, जो रूट हेयर्स की जो सेल्स होती है उनके थ्रू इस तरह से नेक्स्ट सेल टू नेक्स्ट सेल जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। और सपोज यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, तो ये जाइलम के अंदर जो है वो वाटर क्या कर लिया जाएगा, एंटर कर दिया जाएगा, और यहाँ से जो है वो एक वाटर कॉलम जनरेट होगा, जिसके थ्रू जो है वो वाटर जो है वो कह सकते हैं कि जाइलम से लीव्स तक जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपके प्रोसेस पाथवे ऑफ वाटर्स इन प्लांट, पाथवों के अंदर जो है वो जल अवशोषण का मार्ग। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से
4 कारक होते हैं जो जल अवशोषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है अवेलेबल सॉइल वाटर। प्लांट के लिए जो वाटर सॉइल के अंदर अवेलेबल होता है, जो कह सकते हैं कि प्लांट जिसका यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो वाटर जो है वो क्या होगा, अवेलेबल सॉइल वाटर होगा। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बारिश के बाद में जो पानी बह करके चला जाता है उसको कहा जाता है रनवे वाटर, अपवाहित जल, जो कि प्लांट्स के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो जो है वो नदियों के द्वारा समुद्र तक जो है वो पहुंच जाता है, तो वो वाटर वेस्ट वाटर है, जो है वो उसको यूज नहीं किया जा सकता। अब बह जाने के बाद में जो पानी बचता है, जो पानी मिट्टी के अंदर बचता है, उसको कहा जाता है कह सकते हैं कि अवेलेबल सॉइल वाटर, या कह सकते हैं कि सॉइल वाटर कह सकते हैं हम उसको। अब उसमें भी जो है वो कैपिलरी वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा और केमिकल वाटर होगा। इन चारों में से सिर्फ कैपिलरी वाटर जो है वो प्लांट के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है। जो केशिका जल जो है, वही जल जो है वो पादपों के लिए क्या हो पाता है, उपलब्ध हो पाता है। देखिए, पानी बह जाने के बाद मिट्टी में जो पानी बचेगा उससे हम कहेंगे सॉइल वाटर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ पानी जो है वो जमीन में बहुत नीचे चला जाता है, उसके बाद में जो पानी मिट्टी के अंदर बचता है, या कह सकते हैं कि मिट्टी के द्वारा जल को रोक कर रखने की जो क्षमता है वो कहलाएगी आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसको कहेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जल धारण क्षमता। मिट्टी द्वारा जितना जल अपने अंदर अवशोषित करके रखा जाता है उसे कहा जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये जो कैपिलरी वाटर है ये प्लांट्स के लिए क्या होता है, अवेलेबल होगा, और जितना पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा उतना ही कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन होगा। अब जब सॉइल के अंदर अवेलेबल वाटर ही नहीं है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल सॉइल वाटर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर सॉइल के अंदर अवेलेबल होगा वही क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्बिंग होगा, और इसी के थ्रू जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कह सकते हैं कि रेट है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होगी। सेकेंड फैक्टर है सॉइल एरेशन, यानी कि मृदा वातन। इसको तो आप कह देंगे प्राप्य मृदा जल, और ये हो जाएगा आपके मृदा वातन। मृदा वातन, देखिए सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में क्या होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, जहां पर क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। और ये एयर जो है वो प्लांट्स की रूट्स के लिए क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, बिकॉज रेस्पिरेशन के लिए जो ये एयर होगी ये क्या करती है, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाती है। तो रेस्पिरेशन के लिए जो है वो सॉइल के लिए एरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसी सॉइल जहां पर कह सकते हैं कि एरेशन बिल्कुल भी नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में ब्लैंक स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर जो है वो एरेशन नहीं हो पाएगा, और एरेशन नहीं हो पाएगा तो रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। और जब रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो जो सॉइल जो रूट्स है, रूट हेयर्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता है। तो सॉइल एरेशन जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे कि हम बात करेंगे वाटर लॉक्ड कंडीशन, एक ऐसी जगह जहां पर पानी खूब भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं या जो रूट्स होती है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, और जब रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है। और थर्ड फैक्टर होगा आपके सॉइल टेम्परेचर, जो सॉइल का, मिट्टी का जो तापमान होता है वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इफेक्ट करता है। 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है, एक आदर्श तापमान होता है। इस तापमान पर जल अवशोषण जो है वो मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ये एक आइडियल टेम्परेचर है। अब अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट है आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। देखिए मिट्टी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स एंड साल्ट्स जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं और ये सब क्या होंगे, डिजॉल्विंग कंडीशन के अंदर, घुलित अवस्था के अंदर जो है वो मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सॉइल के अंदर जो है वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। वाटर प्लस मिनरल एंड साल्ट ये आपस में डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, सेल शेप के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रूट्स की जो सेल होती है उसके शेप के अकॉर्डिंग अगर सॉइल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डाइल्यूटिंग सॉइल सॉल्यूशन के अंदर जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि तनुकृत विलयन की अवस्था में जो है वो जल अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो क्या होगी, तेज गति से होती है। तो ये 4 फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एसेंट ऑफ शेप यानी कि रसारोहण की क्रिया के बारे में।